Well, hello guys, and welcome to all of you. Today we are going to discuss one another theorem from abstract algebra, and the name of theorem is every quotient group of solvable group is solvable. इससे पहले बच्चों हमने theorem की थी subgroup of a solvable group is solvable, and now we have a quotient group of a solvable group that must be solvable. So चलिए बच्चों इसको solve करते हैं इस theorem को और बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्शन इस थ्योरम की आपको दूंगा और आई विल गिव यू गारंटी कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको ये थ्योरम जो है ना ऑन टिप्स हो जाएगी और बिल्कुल याद हो जाएगी। तो बच्चों अगर आपको माय लेक्चर्स लगते हैं कि यूजफुल हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को जरूर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट एनी टाइम। सो एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ अ सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक ग्रुप है और उसका नाम है हमारे पास जी। तो हियर आई एम गोना स्टार्ट प्रूफ। सो मान लेते हैं बच्चों कि लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप। तो इस ग्रुप का ही मैं क्वोशंट ग्रुप लूंगा और ये ग्रुप सिर्फ ग्रुप नहीं है, इसको आप सोल्युबल ग्रुप मान के चले। तो लेट जी बी अ सोल्युबल ग्रुप लेके चलते हैं, ग्रुप नहीं लेके चलते हैं, जी बी अ सॉल्वेबल ग्रुप। तो इसका जो क्वोशंट ग्रुप होगा बच्चों, हम उस क्वोशंट ग्रुप को हम बनाएंगे क्या, सॉल्वेबल ग्रुप। तो जी एक मेरे पास सॉल्वेबल ग्रुप है, तो आप मान के चलते हैं हम कि आई हैव अ ग्रुप जी एंड दैट इज लुक लाइक समथिंग दैट माय ग्रुप इज जी, और ये सॉल्वेबल भी है। तो आप सबको पता है कि जब हम क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं किसी भी ग्रुप से, तो हम उस क्वोशंट ग्रुप को बनाने के लिए हमारे पास ना एक नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। एवरीबॉडी नो दिस थिंग। तो हम मान के चलते हैं कि इसका कोई सब ग्रुप होगा जो कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और उसको मैं नाम दे देता हूं बच्चों एच। ये इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जिसका नाम है एच। तो अब यहाँ पे आप जी बाई एच क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक क्वोशंट ग्रुप बनेगा। गेट योर पॉइंट। तो एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और उससे आपके पास एक क्वोशंट ग्रुप बन गया जी। अब हमारे पास टारगेट ये है कि हमें इस जी बाई एच को सोल्वेबल बनाना है। गेट योर पॉइंट। अब देखो अगर आपका जो जी है ना, वो अगर ये सॉल्वेबल आपको दे रखा है कि अगर जी क्या है, इज सॉल्वेबल है, तो वो सॉल्वेबल है। तो सॉल्वेबल की कंडीशन क्या कहती है कि आप उस ग्रुप के पास एक सॉल्वेबल सीरीज जो है ना वो जरूर होगी। हम राइट, सॉल्वेबल सीरीज। और सॉल्वेबल सीरीज बच्चों किसको बोलते हैं? आई होप सो दैट एवरीबॉडी नोज। सॉल्वेबल सीरीज में दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट में हम कहते हैं कि जैसे जो भी जी आई प्लस वन होते हैं, यानी कि छोटा जो सब ग्रुप होता है वो अपने बड़े वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और दूसरी होती है कि जो भी हम जी आई प्लस सॉरी जी आई बाय जी आई प्लस वन टाइप का जो सेट बनाते हैं, जो क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं, वो सारे क्या होने चाहिए, अबिलियन होने चाहिए। इसको बोलते हैं सोलेबल सीरीज। तो यानी कि जी अगर सोलेबल है तो उसके बाद ये दोनों बातें तो जरूर है, इसमें तो कुछ डाउट नहीं रहा। अब हमें क्या चाहिए, हमें बनाना है इसको सोल्वेबल। तो अब आप ये माइंड में लेके आइए कि ये सोल्वेबल कब बनेगा। ये सोल्वेबल तब बनेगा जब इसके पास भी ये सारी चीजें होंगी, यानी कि इसके लिए एक सोल्वेबल सीरीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, है ना। तो सोल्वेबल सीरीज एग्जिस्ट करवाने के लिए हमारे पास एक सब ग्रुप्स की सीरीज होनी चाहिए, और क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे उसको अबिलियन प्रूव करेंगे। तो दिस ऑल दिस थिंग्स वी विल डू इन दिस थ्योरम। ओके, तो बच्चों अब इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या मान के चले कि जी एक सोल्वेबल ग्रुप है। तो लेट्स गो टू द अनदर स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने माना क्या कि लेट जी बी अ सोल्वेबल ग्रुप। इसको थ्योरी के लिए सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। लेट जी बी अ सॉल्वेबल ग्रुप। आपको एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसी ही जो डिस्क्रिप्शन है, जो थ्योरी है वो लिखनी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल कोई भी चीज स्किप नहीं करूंगा। तो यू कैन जस्ट ट्राई टू मेक योर नोट्स। सो लेट जी बी आ सोल्वेबल ग्रुप। अब जी एक सोल्वेबल ग्रुप मान लेते हैं और एच जो है ना वो उसका सब ग्रुप मान लेता हूं, एंड एच इज अ, और हमें नॉर्मल सब ग्रुप मानना है क्योंकि अगर नॉर्मल नहीं मानेंगे तो क्वोशंट ग्रुप नहीं बनेगा। तो एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, और किसका, जी का। ठीक बात है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी बाई एच है वो अब एक क्वोशंट ग्रुप बन सकता है। तो बी अ क्वोशंट ग्रुप।
ओके, तो हमारे पास G बाई H कोशेंट ग्रुप बन गया। अब क्या करें, जैसे कि हमने यहां देखा कि यहाँ G है, यहाँ G बाई H है, तो हम ना यहां से लेके एक मैपिंग ड्रा कर लेते हैं बच्चों, और उस मैपिंग को नाम देता हूं मैं F। और ये जो मैपिंग ड्रा की है मैंने, ये मैपिंग में लेके चलूंगा कॉन्फॉर्मल मैपिंग। आई होप सो कि कॉन्फॉर्मल मैपिंग का कंसेप्ट सबको क्लियर होगा। कॉन्फॉर्मल मैपिंग हमेशा क्या होती है बच्चों, 1-1 भी होती है और ऑन-टू भी होती है। तो मैं एक मैपिंग कंसीडर कर रहा हूं अपनी तरफ से, तो जस्ट डिफाइन अ मैपिंग। डिफाइन अ मैपिंग और दैट इज कॉन्फॉर्मल मैपिंग। आप इसको कॉन्फॉर्मल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कॉन्फॉर्मल मैपिंग मैंने यहाँ पे डिफाइन की है और उसका नाम है बच्चों F। ठीक है, और वो इस तरीके से डिफाइन हुई है कि वो आपका जो F फंक्शन है वो कहां से कहां तक जाएगा, G से लेके G बाई H तक जाएगा, और वो कॉन्फॉर्मल है, इसका मतलब वो 1-1 भी है और वो ऑन-टू भी है। अब ये मैपिंग G से G बाई H तक जा रही है, तो इसका मतलब ये होगी कैसी। अब G में कोई एलिमेंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे होगा X, यहाँ पे कोई स्मॉल h होगा, तो G बाई H में कैसे एलिमेंट होंगे भाई, इसमें तो होंगे X कैपिटल H। कोशेंट ग्रुप के एलिमेंट ऐसे होते हैं ना, एक एलिमेंट G का लेते हैं और ये पूरे का पूरा सेट लिखा जाता है, X H Y H, दिस काइंड ऑफ एलिमेंट, है ना। तो इसका मतलब जब मैंने F लगाया, तो F लगाने के बाद मेरा F लगेगा किस पे, X पे। F of X must be equal to X into H, ऐसे लिखा जाएगा। ये आपकी मैपिंग जो है ना डिफाइंड होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं कि फॉर ऑल X belongs to G। गॉट, ओके। अब बच्चों जो कॉन्फॉर्मल मैपिंग होती है, मैं आपको बताया कि वो ऑन टू भी होती है, 1-1 भी होती है। सो इसका मतलब जब मैं मेरी पूरे इस G के ऊपर ये F लगा दूंगा, यानी कि जब ये पूरे G के ऊपर F लग जाएगा, तो यहाँ पे ना एक सेट क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर, और उसका नाम होगा F ऑफ G। ये बन गया F ऑफ G, पूरे G के ऊपर मैंने F लगा दिया। अब आपने कहा कि F11 भी है, ऑन-टू भी है, इसका मतलब जो इसकी इमेज का सेट यहाँ बन रहा है वो किसके इक्वल टू होगा, वो इस G बाई H के इक्वल टू होगा, नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि G बाई H का है आपका अगले वाला सेट, और आपने F मैपिंग लगाई है, और F मैपिंग आप कह रहे हैं कि 1-1 भी है, ऑन-टू भी है। तो ऑन-टू तो तभी होती है जब उसके पीछे हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होती है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट कनेक्टेड हुआ, तो ये जो इसका इमेज का सेट बना और ये G बाई H, ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यानी कि अब आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो एक्चुअली जो रीजन था कॉन्फॉर्मल मैपिंग जो आपने ड्रा की, उसका रीजन यही था बच्चों, उसको लिखने का रीजन भी यही था। ओके गॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास सिंस कन्फॉर्मल होमोमॉर्फिज्म, you can write out this sentence here, since conformal homomorphism is onto always, ओके सॉरी कन्फॉर्मल नहीं आएगा बच्चों, कैनोनिकल आएगा। मैं कैनोनिकल, कन्फॉर्मल तो एक अलग स्टफ होता है, दैट इज कैनोनिकल। ओके, तो here you can change this word, that is always onto। तो अगर ये onto होगी तो such that I can write out कि जब मैं F को G पे लगाऊंगा तो वो जो मेरे पास टोटल सेट बनेगा वो डेफिनेटली इक्वल होगा किसके, G बाई H के। दैट इज क्लियर। अब जो हमने अभी पढ़ा कि जो G है वो एक सोल्यूबल ग्रुप है। सो वी नो दैट द सेंस G is what, G is a soluble group, G is a soluble group। अब अगर G soluble group है तो इसका मतलब यहाँ पे एक soluble सीरीज एग्जिस्ट कर रही होगी। ओके, सो G has a soluble सीरीज, इसमें कोई परेशानी नहीं है, सबको ये बात क्लियर है।
अब अगर जी सोल्यूबल सीरीज एग्जिस्ट कर रही होगी तो हम मान लेते हैं कि वो सीरीज कैसी होगी। मैं मान लेता हूं कि वो सीरीज कुछ ऐसी होगी कि दैट जी इज इक्वल टू जी नॉट एंड द कंटेन्ड क्रॉस कंटेन्ड दैट इज G1। ओके, और इसमें कंटेन करेगा कौन, दैट इज G2, और G2 में कंटेन करेगा कौन, दैट विल बी G3 एंड एज सो ऑन। और लास्ट हम चले जाएंगे कहां तक बच्चों, G ऑफ n तक, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू E। तो ये बच्चों जो सीरीज है, सेट ऑफ सीरीज, ये एग्जिस्ट कर रही है किसके लिए, G के लिए। अब ध्यान देना इस बात पे, सिंस अगर हम कह रहे हैं कि G के लिए सीरीज एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब Gi+1 हर एक छोटे वाला सेट अपने बड़े वाले सेट में कंटेन्ड करता है। ओके, तो छोटे वाला सेट कौन है, Gi+1, और ये कंटेन्ड करता है किसमें, G अपने से बड़े वाले में। ऐसा ही है ना, G1 G0 में, G2 G1 में, G3 G2 में, तो ये कंटेन्ड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको फंक्शन में लिया जाए, यानी कि f ऑफ Gi+1, तो ये भी कंटेन करेगा f ऑफ G में, Gi में। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब जो अगले वाले सेट की बात कर रहा हूं, हमने ये डिफाइन किया था वहां पे कि जो fg है वो इक्वल टू है किसके, G/H के। तो इसका मतलब अगले वाले सेट की जो पूरी इमेज बनी थी उसको हमने fg का नाम दिया। तो हर एक जब सब ग्रुप के ऊपर हम f लगा रहे हैं तो वो आगे चला जा रहा है। तो इसका मतलब यहां Gi+1 कंटेन कर रहा है G में, तो इन द नेक्स्ट सेट f ऑफ Gi+1 कंटेन करेगा किसमें, f ऑफ Gi में। अब यहां से ना हमें बड़ी हेल्प मिल गई कि अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो और अगर किसी को इस बात पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन आपकी यहां दूर कर देता हूं बच्चों। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे पास ये Gi+1 कंटेन कर रहा है किसमें, Gi में। तो मैं इसके साथ h को लगा दूं, अगर मान लो Gi+1 है तो इसके साथ में h लगा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो भी वो कंटेन करेगा नहीं करेगा, Gi/H, दोनों तरफ मैंने h लगा दिया, कंटेन करा। तो अब इसका मतलब क्या है, f Gi+1 इंटू h। ये देखिए आपने यहाँ पे मैपिंग लगाई fg से G/H तक, इसका मतलब ये क्या हुआ, और यहाँ पे आपने दिखाया भी f ऑफ x इज इक्वल टू x/h और f ऑफ g इज इक्वल टू G/H। f ऑफ g इज इक्वल टू G/H। तो इसका मतलब G/H को आप fg बोल रहे हो, यानी कि यहाँ पे जब भी आप किसी भी सेट पे ये फंक्शन लगाते हैं, मान लीजिए मैंने लगाया f ऑफ G1 पे लगाया मैंने, ओके। तो यहाँ पे जो एक ऑन टू मैपिंग है, तो यहाँ पे इस सेट के एलिमेंट पे जाएगा ना, ये फंक्शन इस सेट के एलिमेंट पे जाएगा, और इस सेट के एलिमेंट कैसे होंगे, दैट मस्ट बी इसका एक सिंगल एलिमेंट और ये पूरा सेट ऐसे एलिमेंट होंगे। तो इसका मतलब बच्चों आप सिंपली बोल सकते हो कि यहाँ पे एलिमेंट होगा Gi/H, Gi/H, क्योंकि इसके लिए एक सीरीज एग्जिस्ट करवा रहे हो आप। तो इसी तरह से हमने इसको बनाया, ओके। Gi+1H कंटेन करेगा Gi/H, और Gi+1H को आप क्या बोल सकते हो, f ऑफ Gi+1, एंड दैट मस्ट बी कंटेन्ड इन f ऑफ Gi, दैट्स ऑल। और यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, ओके क्लियर। अब देखो बच्चों, अब यहां से ना हमारी सारी कहानी सॉल्व हो गई, क्योंकि अगर आपने ये चीज लिख दी तो इसका मतलब अब आप एक सीरीज कंसीडर कर सकते हैं। तो जो कि मैं अभी करने जा रहा हूं, दैट नाउ कंसीडर द सीरीज। अभी मैं एक सीरीज कंसीडर कर रहा हूं इसके बिहाफ पे कि अगर एक सब बड़ा सेट छोटे में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास जो G/H है, जिसको कि मैंने नाम दिया है f ऑफ G का, एक ही बात है, दोनों सेम है। तो ये बच्चों अपना इससे हम सीरीज कंसीडर करवा सकते हैं, यानी कि f ऑफ G0 इसमें कंटेन करेगा इससे बड़े वाला सेट, सॉरी इससे छोटे वाला सेट fg1, इसमें कंटेन करेगा इससे छोटे वाला सेट दैट इज f ऑफ G2। और ये अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, हम इसके हेल्प से लिख रहे हैं। इसने हमें बताया कि
आई की वैल्यू पुट करते चले जाओ, G2 G1 में, G3 G2 में कंटेन करता चला जाएगा, और इस तरीके से मैंने सबको कंटेन करवा रहा हूं f ऑफ Gn। अब कोई बच्चा बताएगा f ऑफ Gn उसका मतलब क्या होगा? f ऑफ Gn हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए आइडेंटिटी पे, और क्वोशंट ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है? क्वोशंट ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वो सबसेट, है ना। और क्वोशंट ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट आता कब है? अब देखो, जब आप इस x में से एक e लोगे इस G का, तो जब यहाँ पे E इंटू एच बनेगा वही तो आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका। ओके, तो क्वोशंट ग्रुप की आइडेंटिटी कौन होती है? एच। ई को तो हम मानते नहीं है क्योंकि इज आइडेंटिटी, तो दैट्स व्हाई हम लिखते हैं एच, तो इसलिए लास्ट एलिमेंट कौन आया? एच आया। तो अब आपने ना एक सीरीज तो बना ली, तो क्या ये सीरीज, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब हमारा काम यहां से शुरू हुआ। अब तक ने क्या किया? हमारे पास जी एक क्या था? एक सोल्युबल ग्रुप था। उस सोल्युबल ग्रुप से हमने एक सोल्युबल सीरीज उठाई, जो कि सोल्युबल ग्रुप है तो सोल्युबल सीरीज हमारे पास ऑलरेडी होगी, वो हमारे पास थी। हमने क्या काम किया? हमने उस जी एच के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, और वो 1 1 ऑन 2 बोल दिया इस फंक्शन को। अब वो फंक्शन डिफाइन होने से जो जी एच था वो एफ ऑफ जी बन गया टोटल। तो अब अगर जी के लिए सोल्युबल सीरीज एग्जिस्ट करती है तो हमें जी एच के लिए एग्जिस्ट करवानी है, और जी एच के लिए हम नाम करें एफ जी, और एफ जी के अंदर हमने ये सीरीज बना ली, ये वाली FG1, FG2, FG3। अब हमारा काम ये है टू प्रूव दिस सीरीज इज अ सोल्युबल सीरीज। सो वी क्लेम दैट this series is solvable series। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब हमारी थ्योरम प्रूव हो। ओके, तो अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? अब आपके माइंड में जो पिक्चर अभी क्रिएट होने वाली है, आई होप सो हो गई होगी अब तक तो, कि हमें अब क्या करना है, हमें अब दो चीजों को दिखाना है। पहला पार्ट हम दिखाएंगे कि ये जो f, ये सीरीज सॉल्वेबल तब बनेगी जब ये जो f ऑफ gi+1 होगा, यानी कि छोटे वाला सेट, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका? f ऑफ gi का। और दूसरी पार्ट में हम दिखाएंगे कि ये जो f ऑफ gi बाय f ऑफ gi+1 बनेगा, ये एक अबिलियन ग्रुप होगा। ये दो बातें अभी हम अगर इस सीरीज के लिए हम प्रूव कर दी तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसको प्रूव करते हैं जल्दी से। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, कुछ कहानी आपको समझ में आ चुकी है, तो अब जल्दी से आप केयरफुली देखते रहिए बस। तो नाउ फर्स्टली हमें प्रूव क्या करना है? फर्स्ट वी हैव टू प्रूव कि आपका जो f ऑफ gi+1 है, ये नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा किसका? f ऑफ gi का। ये नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा f ऑफ gi का। तो चलिए बच्चों, इसको पहला काम हमारा यही है, हमें इसको प्रूव करना है। तो f ऑफ gi+1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ व्हाट? इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ f ऑफ gi। तो नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं बच्चों? वही मेथड पुराना x h x इनवर्स वाला। एक एलिमेंट इसका लेंगे, एक एलिमेंट इसका लेंगे, और उसको हम बना देंगे। तो लेट करता हूं मैं पहले एक एलिमेंट इसका f ऑफ gi+1 का, ठीक है। तो इसका एलिमेंट बनाने के लिए ना, तो सबसे पहले आपको इस gi+1 का एलिमेंट लेना पड़ेगा। मैं मानता हूं अल्फा बिलोंग करता है किसको? gi+1 को। अब अगर अल्फा इसको बिलोंग करता है, तो अगर मैं f अल्फा के ऊपर f लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा? f ऑफ अल्फा। f ऑफ अल्फा लगते ही वो कहां चला जाएगा? f ऑफ gi+1 में। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करो, इसमें तो आ गया ये। इस f ऑफ अल्फा को ना कुछ अलग सा नाम देते हैं, मैं नाम देता हूं इसको x का। तो f ऑफ अल्फा x, और x अब आपका एलिमेंट किसमें है? f ऑफ gi+1 है। तो मैं एक बार और लिख देता हूं, f ऑफ gi+1 में से आपने एलिमेंट लिया है, और वो एलिमेंट कौन सा है? x। सिमिलरली आपका कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम होगा बीटा, और वो होगा किसमें? gi में। और अगर ये gi में है तो इसका मतलब अगर f ऑफ बीटा करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा किसमें? f ऑफ gi में। हमारा राइट है, दोनों तरफ f लगा दिया और कुछ भी नहीं है। इसको नाम दे दो बच्चों y। y इज इक्वल टू व्हाट? f ऑफ बीटा। तो ये एलिमेंट किसमें गया आपका? ये गया f ऑफ gi में। तो अब देखिए, आपने दो एलिमेंट ले लिए, एक इसका और एक इसका। अब आपको क्या बनाना है? वही x h x इनवर्स वाला सीन।
ठीक है, इसमें से आपका H कौन है, ये वाला है, और G कौन सा, ये वाला। तो वो सीन से बना रहा हूं। तो चलिए बच्चों, क्या लिख सकते हैं आप लिखिए कि ये बात आपको श्योर है, अब इस पर ध्यान देना, ये बात पे श्योर हो कि ये जो Gi+1 है ये नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, Gi का, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो नॉर्मल सब ग्रुप है इसका। हमें तो F वाले बनाने हैं क्योंकि ये तो सोल्यूबल सीरीज थी ना हमारे पास ऑलरेडी G के लिए। तो अब अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका, तो अगर मैं बीटा इनवर्स, इसका एलिमेंट कौन है, G का बीटा, तो अगर मैं लूं बीटा इनवर्स और फिर मैं लिखूं अल्फा और फिर मैं लिखूं बीटा, यानी कि XH इनवर्स, ये बन गया ये तो 100% बिलोंग करेगा Gi+1 को, क्योंकि Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप है। अब देखो जरा थोड़ा इस पे काम कर लेते हैं, अगर दोनों तरफ आप F लगा दें तो क्या चीज बनेगी, बीटा इनवर्स अल्फा बीटा, F लगाने से क्या बन गया, इधर भी F लगाना पड़ेगा और इधर F लगाने से बन जाएगा GIF ऑफ Gi+1। अब देखो बच्चों, F एक कॉन्फॉर्मल मैपिंग है, सॉरी कैनोनिकल मैपिंग है, तो F को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि ये एक होमोमॉर्फिज्म होती है। F ऑफ बीटा इनवर्स, F ऑफ अल्फा एंड F ऑफ बीटा, तीनों पे अलग अलग हो सकता है, और ये इक्वल टू नहीं है, सॉरी बिलोंग है, तो ये बिलोंग करेगा किसको, F ऑफ Gi+1 को। एम आई श्योर हियर? और अब देखो बच्चों, F ऑफ बीटा इनवर्स, ध्यान देना, बीटा इनवर्स दैट इज, और F ऑफ बीटा इनवर्स की अगर बात कर रहे हो तो आप इसको लो F बीटा का इनवर्स लिख सकते हो, तो F बीटा का इनवर्स ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। F ऑफ अल्फा का मतलब क्या है, F ऑफ अल्फा का मतलब है X, तो इसको मैं लिख देता हूं X। F ऑफ बीटा का मतलब क्या है, Y, तो इसको लिख दीजिए Y, और ये बिलोंग कर रहा है किसको, F ऑफ Gi+1 को। और F ऑफ बीटा का मतलब फिर से यहां Y है, तो इसको फिर से मैं लिख देता हूं Y इनवर्स X, और Y बिलोंग कर गया किसको बच्चों, F ऑफ Gi+1 को। तो यहां तक मुझे लगता है कि कहानी समझ में आ गई होगी, वही चीज बन गई हमारी XH इनवर्स वाली, और ये आपको शो करती है कि अगर ये आपके छोटे वाले सेट में जाती है तो ये आपका जो सेट है ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। ओके, तो पहली कंडीशन आपकी प्रूव हो गई यहां पे, क्लियर बात। तो यू हैव प्रूव्ड दिस रिलेशन, इसको आप लास्ट में जरूर लिख लें कि F ऑफ Ga+1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ F ऑफ Ga। अब चलते हैं बच्चों दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन में आपको प्रूव करना है टू शो कि जो बच्चों आपका F ऑफ Gi है बाय F ऑफ Gi+1, यानी कि एक कोशेंट ग्रुप की नोटेशन है ये जो बनेगा ये होना चाहिए अबिलियन ग्रुप। अब किसी भी ग्रुप को अबिलियन बनाने के लिए करते क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी काम यहां हम करेंगे। तो इसका मतलब हमें इसको बनाना है अबिलियन, और इसके लिए सिर्फ एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर देंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने से पहले आपको समझना होगा कि इसमें एलिमेंट कैसे होंगे। ठीक है, एक जर्नल हम क्या करते हैं, मैं लेट कर लेता हूं, हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक मैं ले लेता हूं अल्फा बार और एक ले लेते हैं बीटा बार, क्योंकि अल्फा बीटा पहले ले चुके तो बार वाला एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट मान लेते हैं कि इस सेट में ये इस कोशेंट ग्रुप के अंदर होंगे। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट इस कोशेंट ग्रुप के अंदर होंगे। अब अगर ये दोनों एलिमेंट इस कोशेंट ग्रुप के अंदर हैं तो ये एलिमेंट दिखने में होंगे कैसे, दैट इज द पॉइंट ना। तो इसका मतलब ये एलिमेंट कुछ ऐसे दिख सकते हैं। अगर मैं अल्फा बार की बात करूं तो इस एलिमेंट में, अभी मैंने आपको शुरू से बताया कि जब भी जो भी कोई कोशेंट ग्रुप होता है, जैसे G/H अपन ने कोशेंट ग्रुप बनाया, तो इस कोशेंट ग्रुप के पास एलिमेंट तो ऐसे ही होते हैं ना, X into H, यानी कि जो नीचे वाला होता है वो तो सेम रहता है और इसका एक एक एलिमेंट आता रहता है। तो G/H में ऐसे एलिमेंट होते हैं। अब आप ये बना रहे हो, इसका मतलब नीचे वाला एलिमेंट तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, F ऑफ Gi+1, इसमें तो चेंज नहीं है कोई, इसके साथ इसके एलिमेंट आते रहेंगे। अब इसमें एलिमेंट कैसे हैं F ऑफ Gi में हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि इसका एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं अल्फा। ठीक है, अल्फा किसका होगा, ध्यान देना, अल्फा किसका है, F ऑफ Gi का। तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं दैट वेयर अल्फा बिलोंग्स टू F ऑफ Gi। लॉजिक क्लियर हुआ नहीं हुआ?
ओके। सिमिलरली अगर आप बीटा बार की बात करोगे तो बीटा बार भी तो कुछ ऐसा ही होगा, बीटा बार दैट मस्ट बी इक्वल टू, इसमें भी नीचे वाला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, अल्फा एफ ऑफ जी आई प्लस 1, और यहां पे भी आप लगा सकते हैं बीटा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे, मतलब पॉइंट ये देखिए। अब ये अल्फा अगर इसको बिलोंग करता है, ध्यान देना इस बात पे, और अगर इसको अल्फा बिलोंग करता है एफ ऑफ जी आई को, तो अल्फा कैसा होगा? तो अब मुझे लगता है कि मैं अल्फा को भी डिफाइन कर सकता हूं कि अल्फा कुछ ऐसा होगा, अल्फा कुछ ऐसा होगा कि एफ ऑफ अल्फा जैसे, यानी कि एफ ऑफ समथिंग कि एफ ऑफ अल्फा डैश जैसा, क्योंकि ये तो अल्फा इस एफ ऑफ जी आई को बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ जी आई में सारे वही एलिमेंट होंगे जिनके ऊपर एफ लगा होगा, तो यानी तो अल्फा की शक्ल भी कुछ ऐसी होगी जिस किसी एलिमेंट के ऊपर एफ लगा होगा। एक अल्फा डैश ले लिया मैंने। अब ये अल्फा डैश किसका होगा जरा बताएंगे? अल्फा डैश होगा किसका? जी आई का, दैट इज द पॉइंट। अल्फा बार लिया, अल्फा बीटा बार इनसे लिए, अल्फा बार ऐसा होगा, इसमें से अल्फा अगर इसको बिलोंग करता है तो अल्फा कैसा होगा? अल्फा एफ ऑफ समथिंग होगा। अब एफ ऑफ समथिंग जो है वो समथिंग किसका होगा? वो समथिंग किसका होगा? जी आई का होगा भाई। तो दैट इज द पॉइंट। तो जी आई में आप पहुंच गए, और यहां तक ये में पहुंचना था। अब बच्चों देखो, अब मैं चलता हूं वापस अल्फा बार पे। हमने लिखा था अल्फा बार इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज अल्फा इंटू एफ ऑफ समथिंग। ये बात लिखी थी हमने, मैं दोबारा से लिख देता हूं, अल्फा इंटू एफ ऑफ जी आई प्लस 1। अब आपने डिफाइन कर दिया अल्फा को अलग वे से, अल्फा को डिफाइन किया आपने एफ ऑफ अल्फा डैश के रूप में, ये डिफाइन किया, अल्फा डैश लिख दीजिए, इनटू में क्या आएगा? एफ ऑफ जी आई प्लस 1। इसको एक को समझो, कहानी क्लियर हो गई आपकी समझो। अब इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फा डैश इनटू में जी आई प्लस 1, खेल खत्म। सिमिलरली आप लिख सकते हो किसको? बीटा बार को भी। मैं बीटा बार को एलिब्रेट नहीं कर रहा हूं, आप पूरे बीटा बार को अपनी तरफ से लिखेंगे। मैं लास्ट में लिख देता हूं कि यहां पे आएगा एफ ऑफ बीटा बार इंटू जी आई प्लस 1। ओके, लॉजिक क्लियर हो बच्चों? अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें बनाना है इसको अबिलियन ग्रुप। अबिलियन कब बनेगा? जब ये दोनों एलिमेंट्स क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। अब इनको कम्यूट कराते हैं, तो कम्यूट करवाने के लिए आप लिखें अल्फा बार इंटू में बीटा बार, और ये इक्वल टू आने चाहिए क्या? बीटा बार इंटू अल्फा बार। अब अल्फा बार का मतलब क्या है बच्चों? एफ ऑफ अल्फा डैश इंटू जी आई प्लस 1, एंड बीटा बार का मतलब था एफ ऑफ बीटा डैश इंटू जी आई प्लस 1। एम राइट हियर? एफ कैसी मैपिंग है? एफ बड़ी अच्छी मैपिंग है, जो कि आपकी इकट्ठी हो सकती है, एक होमोमॉर्फिज्म है। इसको इकट्ठा कर लीजिए और ये बन जाएगा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। अब देखो, ये भी जी आई प्लस 1 है, ये भी जी आई प्लस 1 है, तो दो सेट है, ये सेट आपस में मल्टीप्लाई होकर कोई स्क्वायर तो बनाएंगे नहीं, तो सेट आपस में इकट्ठे होकर वही वापस वही सेट बन जाता है। तो ये जी आई प्लस 1 वापिस आप ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो बच्चों, इस अल्फा बार बीटा बार को अगर आपको ऐसे लिखना हो, बीटा बार अल्फा बार, तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कम्यूट हो सकते हैं। ये क्यों होंगे? ये आई होप सो कि आपको यहाँ पे इस लॉजिक की चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि अल्फा बार किसका है? जी आई का। बीटा बार किसका है? बीटा डैश, सॉरी, बीटा डैश किसका है? जी आई का। तो अगर ऐसा है तो जी आई बच्चों एक अबिलियन ग्रुप ऑलरेडी है, क्योंकि जी के लिए हमारे पास सोल्युबल सीरीज एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए हमने इसको जी में ला के दिखाया। तो आपस में ये क्या करके कम्यूट कर सकते हैं इजिली। तो अब आप इसको वापस से ओपन कर देंगे, एफ ऑफ बीटा डैश जी आई प्लस 1, और मैं थोड़ा स्टेप एक जल्दी लिख रहा हूं ताकि अब आप कहानी आप समझ गए हैं। जी आई प्लस 1, इसका मतलब हो जाएगा बीटा बार, और इसका मतलब हो जाएगा अल्फा बार। तो यू प्रूव दैट अल्फा बार इंटू बीटा बार इज इक्वल टू बीटा बार इंटू अल्फा बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कम्यूट कर गए, और अगर ये एलिमेंट कम्यूट कर गए तो इसका मतलब आपका जो ग्रुप था, जो सेट था, ये एफ ऑफ
GI बाय F ऑफ GI प्लस 1, ये आपका जो सेट था ये बच्चों क्या बन गया, इज अबिलियन बन गया। इट इज अ अबिलियन ग्रुप नाउ। तो यू प्रूव्ड कि जो आपका G/H था, यानी कि जो कोशेंट ग्रुप था ये वाला, ये क्या हो गया, ये सॉल्वेबल प्रूफ हो गया। ओके, तो जल्दी से इसको थोड़ा सा हम रिकैप लेंगे इसका पूरी थ्योरम का। तो थ्योरम में आपको पूछा गया था कि एवरी कोशेंट ग्रुप इज अ सॉल्वेबल ग्रुप। तो बात सिंपल सी है, आपने एक सॉल्वेबल ग्रुप लेना है, उसका एक कोशेंट ग्रुप क्रिएट करना है। तो सॉल्वेबल ग्रुप ले लिया मैंने G, और उसका कोशेंट ग्रुप आ गया G/H। अब अगर G सॉल्वेबल ग्रुप है तो इसका मतलब आपके माइंड में आना चाहिए कि G के लिए एक सॉल्वेबल सीरीज एग्जिस्ट करेगी। और सॉल्वेबल सीरीज क्या होती है, वो G1, G2, G3, G कंटेन करते हैं एक दूसरे में, और हर छोटे वाला अपने बड़े का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और उसमें से जब कोशेंट ग्रुप बनाते हैं तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं। ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया आपको। अब हमें बनाना है G/H को क्या, सोलेबल। अब G/H सोलेबल तब बनेगा जब उसके लिए भी सोलेबल सीरीज एग्जिस्ट करे। तो वो सीरीज एग्जिस्ट करवाने के लिए हमें बस यहाँ इस थ्योरम में सिर्फ इतनी चीज को ध्यान देना है कि जब आप G और G/H को लिखोगे तो उन दोनों में एक फंक्शन डिफाइन कर देना, एक कैनोनिकल मैपिंग डिफाइन कर देना, और जैसे ही फंक्शन डिफाइन हो जाएगा वो फंक्शन कैनोनिकल मैपिंग होगी, तो यानी कि वो 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा, और आप इस एफ जी को G/H के इक्वल टू लिख दोगे। तो अगर यहाँ पे सीरीज एग्जिस्ट करेगी तो एफ ऑफ जी के लिए भी सीरीज एग्जिस्ट कर जाएगी कि यहां हमने कराई कि G0 G1, ये अगर G के लिए एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब हर एक G में अगर F लगाएंगे तो वो अगले सेट में चला जाएगा, तो फिर वो F के लिए भी एग्जिस्ट कर जाएगी। अब लास्ट काम ये सिर्फ ये था कि इस सीरीज को सोल्वेबल बनाना था। इस सीरीज को सोल्वेबल बनाने के दो तरीके थे। पहला पार्ट था कि हर एक छोटे वाला बड़े वाले का नॉर्मल सब ग्रुप हो, वो हमने बना दिया, और दूसरा काम ये था कि हर एक कोशेंट ग्रुप क्या बन जाए, अबिलियन बन जाए, और वो भी हमने बना दिया। तो दिस वाज द ऑल थ्योरम अबाउट द abstract algebra about the soluble group। I hope so कि आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। फिर भी बच्चों कोई भी सजेशन हो मेरे लिए कि कोई भी टॉपिक पे काम करना हो, या कुछ भी आपको थ्योरम चाहिए, या फिर कोई भी कुछ एनहेंसमेंट का आप अगर मुझे कोई भी एडवाइस देना चाहें तो यू आर फ्री टू गिव मी सच काइंड ऑफ एडवाइस। सो आई विल बी हाईली थैंकफुल टू यू। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।